हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें जो आपके जीएस और जीके के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसकी जो पार्ट 1 है ये डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग आज पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसके लगभग 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिसमें हम लोग पार्ट 1 में क्या कर चुके हैं, 500 क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से आपके कुल 4 वीडियो आएंगे। 4 वीडियो हम लोग कुल 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं। 2000 जो है एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि जो पेपर है इसी के बेसिस पे आएगा। तो चलिए बिना देर के बाद शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुल आपको पता ही है कि आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर है उसमें हिंदी 10 नंबर की आनी है। तो हिंदी के भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले, किस युग को आधुनिक हिंदी की कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंद्र युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती को माना जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। सन 1950 में पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी के रूप में। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास जी हैं। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। आगे देखते क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो कबीरदास जी हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू जी को माना जाता है। ये भी आपका स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना गया है? तो 1900 ईस्वी से अब तक का जो है आधुनिक काल माना गया है। तो अभी आपका क्या चल रहा है? आधुनिक काल ही चल रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ जो रचनाएं कौन सी मानी जाती है? कामायनी मानी जाती है। बिहारी ने क्या लिखे थे? बिहारी ने दोहे लिखे थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। आगे देखते हैं। पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। श्वेत, अब देखिए यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और आप यहाँ से साइंस के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। तो अब देखते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है? तो बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा जो है डिवाइड होता है, विचलित होता है। आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या कार्य करता है? कौन कार्य करता है? तो फ्रीऑन कार्य करता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 517। दूध से दही बनाने का कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ये दूध से दही बनाने के लिए बैक्टीरिया सहायक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साइंस में क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस हो जाता है? तो किडनी के कार्य न करने पर जो है डायलिसिस हो जाता है। आगे देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। सेरिबेलम जो होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। चलिए अब आगे देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो अरविंद खुराना जी थे। चलिए अब आगे साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 522 क्वेश्चन नंबर। सर्वदाता रक्त समूह है, ओ है। इसके बाद सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी है। RH फैक्टर संबंधित है, रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो ये हैं लैंड स्टीनर एंड विनर। रक्त को शुद्ध करता है, तो जो किडनी होती है ये रक्त को शुद्ध करती है। और जो किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम किडनी का भार होता है। आगे बात करते हैं। रक्त एक विलयन है, क्षारीय विलयन है। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रक्त कैसा विलयन है? तो रक्त क्षारीय विलयन है। आगे देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 जो है ये रक्त का पीएच मान है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको उससे स्टार मार्क लगा लीजिए। आगे देखते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है? तो पेस मेकर हो, ये हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है। चलिए अब आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। हृदय से जो शरीर है, हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्तवाहिनी होती है। जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है उसको कौन सी कहलाती है? रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। और हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी है उसे धमनी कहते हैं। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। आगे बात करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन
किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। और सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिज है, जो मध्य कर्ण में होती है, कान के जो आपका कान का जो मध्य हिस्सा होता है उसमें होती है। और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फीमर होती है, जो जांघ में आपकी होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी अस्थि और सबसे छोटी अस्थि। चलिए आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। अब सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पेशी है सार्टोरिलियास है। इसके बाद बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता है यकृत में है। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता है मस्तिष्क में है। और शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल जो है, ये सबसे कठोर भाग है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है पेरोटिड होती है, ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी WBC लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी WC RBC होती है, वो मोनोसाइट्स होती है। WC RBC कर लीजिए आप। सबसे बड़ा सिरा ये कौन सा होता है? तो इन्फीरियर होता है। आगे देखें क्वेश्चन RBC, इसके बारे में क्वेश्चन आपका है। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का जीवन काल होता है। रुधिर का थक्का है, इसका बनने में कितने समय लगता है? तो 2 से 5 दिन का समय लगता है। आगे बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। आपको क्वेश्चन में ये है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने किस लिए दिया गया था, किसके क्षेत्र में और किस कारण इनको जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे भारतीय के रूप में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 9 वर्षीय होती है। बिहू का संबंध किससे? तो बिहू का संबंध असम से, ये असम का एक प्रमुख त्यौहार है। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कमास्की किस देश के हैं नागरिक हैं? तो ये अमेरिका के नागरिक हैं। चलिए आगे देखते हैं, जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो ये जिम्बाब्वे की है। अब चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ से आपके जियोग्राफी क्वेश्चन चालू हो गए। ठीक है, जियोग्राफी के क्वेश्चन चालू हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आप सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बात करते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल बत्ती के उद्गम है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो वह गुरु शिखर जो सर्वोच्च शिखर है। और आपको ये बताना है, जो अरावली पर्वत है यह भारत के किन राज्यों में है? ठीक है, आपको ये बताना है। आगे बात करते हैं, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, आबू जनजाति, इसके बारे में क्वेश्चन है आपका। आबू जनजाति किस राज्य में संबंधित है? असम से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये केरल में स्थित हैं। अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत। 1937 से 1950 तक इसका यही नाम था। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू की द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित की गई है? तो ये की गई 1989 को घोषित की गई उर्दू को द्वितीय राज्यभाषा के रूप में। उत्तर प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को जो इसका पुनर्गठन हुआ था। और उत्तर प्रदेश को भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको दिया गया था। आगे देखें क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा है योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था। 13 जिले से कटकर उत्तराखंड बन गया था। उत्तराखंड के रूप में इसका विभाजन हो गया था। उत्तराखंड में कितने गए थे? 13 जिला इसके चले गए थे। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये निवास करती है तराई के क्षेत्रों में निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हो सकता है इस बार यूपी जी के ज़्यादा पूछी जाए। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? तो 80 सीटें कुल लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया गया है? तो राज्य में किया गया है खरवार द्वारा। आगे चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में दोबारा क्वेश्चन है आपका।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सुरक्षित सीटें हैं इसकी संख्या कितनी है? तो 17 है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1994 में पारित किया गया था। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? तो द्विविधानसभात्मक है ये। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद सबसे अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। उत्तर प्रदेश का जो है विधानमंडल प्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था जुलाई 1937 में इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल जी के पास है। और उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो ये है, आपको पता है 14,689 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका लंबाई है, जो है क्षेत्रफल है कितना? लगभग 6.09%। आगे बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षाधन कितना है? तो ये है 7,442 वर्ग किलोमीटर इसका है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में वनों में कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती और कटीले वन पाए जाते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। उत्तर प्रदेश में मुख्य वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय आदि ये मुख्य जीव हैं। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बुलंद दरवाजा, ये भी वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे क्वेश्चन हम लोग प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। आगे बात करते हैं, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल से मापा जाता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। आगे बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। एलपीजी किसके का संक्षिप्त रूप है? तो ये किसका संक्षिप्त रूप है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका संक्षिप्त रूप है। आगे बात करते हैं, वायु प्रदूषण को कैसे नापा जाता है, कैसे कम किया जा सकता है? तो ये वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन जो किरणों से होकर अवशोषित हो जाती है? तो पराबैंगनी किरणें इससे अवशोषित हो जाती हैं। आगे बात करते हैं, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की कौन सी जो है स्तर सुरक्षित रहता है? ओजोन जो स्तर है ये सुरक्षित रहता है। आगे बात करते हैं, किसी जगह के फ्लोरा और फौना में क्या सूचित करता है? तो ये पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं। भूकंप किससे नापते हैं? तो ये नापते हैं रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। महासागर में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? तो ये होता है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना होता है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यूनाइटेड स्टेट ये सुरक्षा करती है। आगे बात करते हैं, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइड्रोग्राफिक लवण। आगे देखते हैं, किस नदी के प्रदूषण स्तर को माप की जाती है? तो बीओडी। आगे देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल, सबसे ठंडी परत है। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1993 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइगर जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी टाइगर आए भी हैं, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में ये लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार
मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। किस एक प्राणी का किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है केचुए को कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा है? तो उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी कहते हैं। आगे बात करते हैं, समुद्री शैवाल किसका उदाहरण स्रोत है? तो आयोडीन का उदाहरण स्रोत है। शेक लाइकेन है, ये सहजीवी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। सीएनजी का ईंधन जो है किस में इस्तेमाल होता है? तो वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल होता है। सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त उदाहरण है, संक्षिप्त रूप है। मतलब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। देखिए अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद जो था उसके बारे में क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी? तो ब्रिटेन में लागू की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है। ठीक है, लेकिन अब आपको यह बताना है कि योजना आयोग खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग जो है खत्म कर दिया गया। अब इसकी जगह कौन है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इसकी जगह है और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। आगे बात करते हैं, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने के बाद जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरोजी देसाई। मतलब ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया था वो मोरोजी देसाई थे। आगे बात करते हैं, सबसे अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री रहने कौन थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री बने रहे और वैसा लग रहा है कि इसके जो रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी जी तोड़ देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति से निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बात करते हैं, कितने प्रधानमंत्रियों ने मौत अपने पद पर रहते हुई है? तो 3 की हुई है। 3 जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने रहते ही उनकी मौत हो गई। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी ने। आगे देखते क्वेश्चन हम लोग। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा जी थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी जी बने थे। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। और बात करते हैं, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो HD देवगौड़ा। आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। किस प्रधानमंत्री में एक दिन भी संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का जो है स्रोत है। आगे बात करते हैं रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है? ग्लूकोज। जो कोई खिलाड़ी है इसको तत्काल ऊर्जा चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो उसे क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज दिया जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है डायलिसिस कहा जाता है। और डायलिसिस करता कौन है? तो आप हम लोग पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो डायलिसिस करता है किडनी। चलिए आगे क्वेश्चन, आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। भगत सिंह की फांसी को सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये था GC हिल्टन था। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कानून कहा जाता है? रोलेट एक्ट कहा जाता है। और इसी का जो विद्रोह किया था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप जो पंजाब के रहने वाले थे उन्होंने किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास जी ने की थी। और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी था खुदीराम बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि किसने
लेने से मना कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने कर दिया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और काशीराम जी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र जी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, सूरत अधिवेशन में। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बहरुद्दीन तैयबजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। और शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे, तो चौथ और सरदेश मुखी जो है ये शिवाजी द्वारा 2 कर लगाए गए थे। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। यह है इस शाहजहां को, जहांदार शाह को कहा जाता है। आगे बात करें, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ये कौन सा था? ये मुगल बादशाह था और इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। इसे अपने जो राज्य कोई चिंता नहीं थी, वैसे बस लड़कियां और शराब दिखती थी। आगे बात करते हैं, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंग्स था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंग्स। आगे बात करते हैं, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था गुरु आनंद जी ने किया था, गुरुमुखी का जो आरंभ किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करते हैं, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी जी ने की थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। और भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? लॉर्ड रिपन को दी जाती है। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1945 में, शिमला समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे आपको ये बताना है, तो सी राजगोपालाचारी थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल वो भी थे सी राजगोपालाचारी। आगे बात करते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था रामचंद्र पांडुरंग, ये था पांडुरंग जो थे, रामचंद्र पांडुरंग, ये तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था। आगे बात करते हैं, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? तो ये हंसराज था। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोतीलाल तेजावत ने किया था। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? किस और नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम को बताना है। साइमन कमीशन का तो व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसमें क्या है, सारे के अंग्रेज थे, कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन का नाम दिया। आगे बात करते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1930 में हुआ था, लेकिन ये फेल हो गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में इसका आगमन होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? तो ये चेमयांग जो है, जो नामचा बरवा है, यहाँ से प्रवेश करती है भारत में। और वो निकलती कहाँ से? तो चेमयांग ग्लेशियर से, जो तिब्बत में स्थित है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र ये निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये दामोदर परियोजना, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, इसकी स्थापना हुई थी दामोदर परियोजना। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखें क्वेश्चन, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। और बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है बैकाल झील है, बैकाल झील। और यदि आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। आप ये बताइए, लेक सुपीरियर लेक, ये सबसे बड़ी लेक है। आगे बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मानसीराम है, किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है।
भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में सबसे पहले हो जाता है मानसून का आगमन भारत में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप केरल की जगह तमिलनाडु नहीं लगाएंगे वरना आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के चारों ओर स्पष्ट वलय है? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि की जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर वलय है, रिंग है। आगे बात करते हैं, पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो इंडिया और श्रीलंका है, इसको जोड़ता है पाक स्ट्रेट। आगे बात करते हैं, भूकंप और इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से किया जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आगे देखें, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। भगवान बुद्ध की को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने की थी। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। आगे बात करते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के द्वारा ये सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से ये सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने जो रॉलेट एक्ट है उसका विरोध किया था। आगे बात करते हैं, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का नेतृत्व किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक इस पार्टी की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। आगे बात करते हैं, पंजाब केसरी किस नाम से किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी के नाम से। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और 1957 विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी हुई थी, ठीक है, सबसे पहले फांसी हुई थी मंगल पांडे को। भारत की सबसे पहली राज्यपाल कौन थी? भारत की सबसे पहली जो राज्यपाल महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन जो है, जो रामकृष्ण, ये स्वामी दयानंद जी के गुरु थे। स्वामी जो विवेकानंद है इनके गुरु थे और रामकृष्ण, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे अपने गुरु को जो उनके मार्ग है, उन्होंने मार्ग बताए, उन्होंने जो उद्देश्य बताए थे, उन्होंने ज्ञान दिया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और चलिए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद। ये अनुच्छेद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद देखिए पहले, सबसे पहले अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान। अनुच्छेद 125 जजों का वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यविभाग मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय में रिकॉर्ड की अदालत हो। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट। ये क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद वाले, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 131 की सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार। इसके बाद करते हैं अनुच्छेद 131 ए, तो ये है केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता निरस्तता के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र। आगे देखते हैं अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में क्या है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 134 ए में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 135, ये हमारा अनुच्छेद 135 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूद कानून के तहत संघीय सरकार को संघीय कानून के क्षेत्राधिकार है और उनकी शक्तियाँ, उसके बारे में वर्णित किया गया है संविधान में हमारे। और बात करते हैं अनुच्छेद 136 की। इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
निर्णयों या उनके आदेशों को समीक्षा। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उसके क्षेत्र में वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रीट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पावर पर कन्वेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें। अगला कौन से? अनुच्छेद 129A कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित होने वाली जो है अदालतों में बाध्यकारी। ये क्वेश्चन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं और याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, कौन से टेलीग्राम चैनल पे आपको विजिट करना है। तिरवा क्लासेस उसका नाम है। तिरवा क्लासेस पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी इसके बाद इसको PDF भी मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस क्या है? शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होता है, इससे टिटनेस होता है। स्वस्थ शरीर, जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में रक्त का औसत कितने लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूट्रिस कहाँ होती है? तो ये मस्तिष्क में होती है। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग और बेस्ट ने की थी। आगे, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में किस भाग पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। आगे बात करते हैं, नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो किस भाग को दान किया जाता है? कार्निया को दान किया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, कितने % पाया जाता है? 42% पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी की रासायनिक सूत्र क्या है? स्कर्विक एसिड जो है इसका रासायनिक सूत्र है। और जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या है? लेमार्क एवं टेविजनर। आगे देखते हैं, वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक कौन थे आपको बताना है, थियोफ्रस्टस थे। आधुनिक वर्गीकी के पिता लिनियस को कहा जाता है। और एडवर्ड जोनर ने किसके टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। आम का वास्तविक नाम मेंजीफेरा इंडिका। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। और हंसाने वाली गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। और इसकी खोज की थी पिस्टले ने की थी, इसकी खोज नाइट्रस ऑक्साइड की। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मापने की इकाई है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक इकाई है। और ये दोनों कहाँ उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है आपकी उपयोग की जाती है अंतरिक्ष में, इसकी प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कि कार्बन के अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क्स पे लगा लीजिए। आगे क्वेश्चन, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। एलपीजी होता है, एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस की जो तेज गंध होती है ये किस यौगिक के कारण होती है? तो ये होती है सल्फर के यौगिक मिथाइल मॉर्कॉप्टेन से होती है। विद्युत की सर्वश्रेष्ठ कुचालक कौन सी है? चांदी और तांबा है। और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। और इसमें सर्वाधिक कृत्रिम वर्षा कौन करवा रहा है? कौन सा देश करवाता है? तो ये यूएई करवाता है। ठीक है, यूएई करवाता है। और बात करते हैं मतदाताओं की अंगुलियों के निशान में जो लगाया जाता है उसको केमिकल का नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कृत्रिम वर्षा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पादपों के मूल रोमों के द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? परासरण द्वारा किया जाता है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित के लिए गैस के उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। आगे बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। आगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। 1024 वाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट के बराबर होता है। और अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, तो ये लेजर कहलाता है। आगे बात करते हैं,
ऑर्निथोलॉजी के किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है चिड़ियों का, उनके प्राकृतिक वातावरण का उदाहरण है। CH3OH सूत्र किसके रसायन का है? तो ये मेथिल एल्कोहल का है। आगे बात करते हैं विटामिन डी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो विटामिन डी का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। विटामिन B5 जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। देखिए अब क्वेश्चन आपके और इम्पोर्टेंट आ रहे हैं। इसमें हम लोग राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क हैं इसके बारे में बात करेंगे। भारत के प्रमुख जो नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हैं काफ़ी, लेकिन जो हम लोग इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने निकाले हैं। तो राजस्थान में कौन से आपके लिए हैं? केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। आगे देखते हैं। दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छपरा अभ्यारण्य और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके राजस्थान के हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश का आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको स्टार मार्क लगा लेना है। इस पर तो आप रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कीजिए, बस आपको याद रखना है किसके कौन से मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, दूधसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। इसके बाद माधव राष्ट्रीय पार्क। ये कुछ इसके जो है मुख्य हैं। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, कूनो वाला, आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में केवल एक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दामदफा राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कालेशन राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में आपके दो जो हैं इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों आपको, एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में बेतरा राष्ट्रीय पार्क और हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा झारखंड में कौन सा? धीमा राष्ट्रीय पार्क। मणिपुर में कौन से? काइबुल लामजाओ, ठीक है, काइबुल लामजाओ, यहाँ पे लामजाओ है राष्ट्रीय पार्क। ये एक जो कौन सा कैसा नेशनल पार्क है? ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और सिरोही राष्ट्रीय पार्क, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखें क्वेश्चन। सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम में कौन सा है? खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क। त्रिपुरा में क्लाउडेटेड राष्ट्रीय पार्क। और तमिलनाडु की यदि हम लोग बात करें, तमिलनाडु में क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरुथी राष्ट्रीय पार्क, गुनीडे राष्ट्रीय पार्क। उड़ीसा में क्या है? भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमली नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील अभ्यारण्य। आगे बात करते हैं मिजोरम में कौन सा? माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फंगोई नेशनल पार्क, डंपा अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है, हेमनिस नेशनल पार्क है और जय मंडल रिजर्व श्रीनगर में जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में हम लोग बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में आपके सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार मार्क लगा लीजिए, ये आपके क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के। सबसे पहले कौन सा? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है, ये सबसे बड़ा डेल्टा भी है, नदी डेल्टा भी है पूरे विश्व का। इसके बाद बात करते हैं बुस्का जो है राष्ट्रीय पार्क है, जलपारा राष्ट्रीय पार्क, गोलूवारा राष्ट्रीय पार्क, इसके बाद सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क। असम की बात करते हैं, असम में भी, ठीक है, असम के भी आपको इंपॉर्टेंट है कि सारे आपको स्टार मार्क लगा लीजिए दोनों तरफ से। इसमें मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी ओरंग पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कौन से हैं? कैसेरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क और मरूग। चलिए और देखते हैं इतिहास से जो प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई हैं उनके वर्ष में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जो प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है। आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्य ये कितना खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यदि आए तो आपको बताएं। आर्य का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। आगे बात करते हैं महावीर का निर्माण 668 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन।
गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण होगा यहाँ पे, तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईसा पूर्व में इसका आक्रमण हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब की गई थी? 261 ईसा पूर्व में की गई थी, और इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध में, जो मारे गए लोग देख के इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे बात करते हैं, विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में इसका आरंभ हुआ था। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो शक संवत का आरंभ हुआ था 68 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। और फायन की यात्रा कब हुई थी भारत में? 405 से 11 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन का शासन क्या था? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इसका शासन था। और ह्वेनसांग भारत की यात्रा कब की थी? तो 630 ईस्वी में इसने ह्वेनसांग ने भारत में यात्रा की थी, और ये हर्षवर्धन के काल में आया था भारत में। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर इस पर आक्रमण कब किया गया था? 1025 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया गया था। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में इसका जो है प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और गुलाम बख्श की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना, तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण। आगे बात करते हैं, वास्को डी गामा भारत पर कब आया था? इसका आगमन कब हुआ था? 1498 में इसका आगमन हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था कब? 1556 ईस्वी में इसका द्वितीय युद्ध हुआ था। और तृतीय युद्ध के लिए हम लोग बात करते हैं पानीपत की, तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आगे बात करते हैं, अकबर का राज्यारोहण ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी युद्ध ये कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दीन ए इलाही इसकी स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। कमेंट बॉक्स में बताइए दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमको विजिट कर सकते हैं, उस पर आप लोग आ सकते हैं, हमारा ग्रुप है। आगे बात करते हैं, प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे बात करते हैं, बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1793 ईस्वी में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हुआ था। बंगाल में भी प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे देखें, मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था? यह आया था 1909 ईस्वी में आया था। प्रथम विश्व युद्ध ये कब हुआ था? 1914 से लेकर 18 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक ये हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 से 1922 की ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्टार मार्क ला लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये लिए। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था कब हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन का आयोग का आगमन हुआ था। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह ये कब चालू हो गया? 1930 में इसका चालू किया गया था। क्यों किया गया था? तो ये हुआ था कि अंग्रेजों ने नमक पे है क्या टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में भारत में, कैबिनेट मिशन का। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 ईस्वी में, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में। भारत और पाक युद्ध हुआ है 1965 ईस्वी में, और ताश का समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। इसी में ही हमारी जो आगे बात करते हैं, तालीकोटा युद्ध ये हुआ था 1565 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल युद्ध पूछा गया है, प्रथम आंग्ल और मैसूर युद्ध। आंग्ल यदि आपको नहीं पता तो आंग्ल मतलब अंग्रेज। आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था 1776 से लेकर 69 ईस्वी। ठीक है, ये 79 होगा, यहाँ पे 69 नहीं होगा। आगे बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। तृतीय विश्व युद्ध है, तृतीय विश्व युद्ध नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर की यदि हम लोग बात करते ये कब हुआ था? तो 1799 में ये हुआ था।
कारगिल युद्ध ये कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था, आप सभी को पता ही है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 1930 ईस्वी में। ये जो है फेल हो गया था, ये भी फेल हुआ था क्योंकि उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ये भी फेल हो गया था। आगे बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी आपका फेल हुआ था, 1932 में हुआ था ये। देखते हैं क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में, बाद में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में, चीनी क्रांति हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। और भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का कौन है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कहाँ इस राज्य में स्थित है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ स्थित है। आगे बात करते हैं भाखड़ नागल बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो सतलज नदी पे बना हुआ है। चौथ नामक एक कर जो था ये किसके द्वारा वसूल किया जाता था? तो ये वसूल किया जाता है मराठों द्वारा वसूल किया जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। चलिए वहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है विटामिन सी पाई जाती है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन कुछ फिजिक्स से हैं, भौतिक राशियों और उनके मात्रक। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है साइंस के में। तो चलिए देखते हैं। आपको मात्रक बताए गए हैं। मात्रक आपको विद्युत धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध ओम। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है शक्ति का। दाब पास्कल। विशिष्ट उष्मा ये होता है जूल प्रति किलोग्राम। आगे बात करते हैं समय, इसका मात्रक होता है सेकंड। आगे बात करते हैं तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉन। परमताप केल्विन। बल न्यूटन। और विद्युत विभव वोल्ट। चलिए आगे देखें। लंबाई इसकी किसके द्वारा मापा जाता है? मीटर के द्वारा मापा जाता है लंबाई। ऊष्मा जूल के द्वारा नापी जाती है। वेग मीटर प्रति सेकंड के द्वारा नापा जाता है। आगे देखें क्वेश्चन। आवृत्ति हर्ट्ज के द्वारा नापी जाती है। ऊर्जा जूल के द्वारा नापी जाती है। आयतन घन मीटर के द्वारा नापा जाता है। ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल के द्वारा। डेसिबल के द्वारा ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि का जो मापन होता है डेसिबल के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं गुप्त उष्मा, ये किसके द्वारा मापी जाती है? जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा नापी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कार्य न्यूटन मीटर या जूल के द्वारा नापा जाता है। विद्युत धारिता फैराडे के द्वारा नापी जाती है। फैराड के द्वारा तरंग लंबाई मीटर के द्वारा। और चुंबकीय क्षेत्र गॉस के द्वारा नापा जाता है। और चुंबकीय प्रेरण नापा जाता है गाउस के द्वारा। आगे क्वेश्चन। तलीय कोण ये मापा जाता है रेडियन के द्वारा। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा के द्वारा नापी जाती है। समुद्र की लंबाई नापी जाती है फैथम के द्वारा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम द्वारा नापी जाती है। कूलम नहीं हो कूलाम होगा, ठीक है, यहाँ पे कूलाम होगा। आगे देखें। चुंबकीय फ्लक्स वेबर और मैक्सवेल द्वारा नापा जाता है। क्षेत्रफल बल्कि मीटर द्वारा नापा जाता है। आगे बात करते हैं। ज्योति फ्लक्स ये मापा जाता है ल्यूमेन द्वारा। लेंस की क्षमता डायोप्टर और संवेग या आवेग न्यूटन सेकंड द्वारा नापी जाती है। आगे जड़त्व आघूर्ण ये किलोग्राम वर्ग मीटर द्वारा नापा जाता है। विद्युत आवेश कूलम द्वारा नापा जाता है। कूलम नहीं है सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कूलाम होगा, ठीक है, कूलाम। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या करें, जब इतना हम लोग करते हैं तो थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। चुंबकीय तीव्रता टेस्ला द्वारा। पराध्वनिक गति मैक द्वारा। ताप केल्विन द्वारा। और द्रव्यमान मापा जाता है किलोग्राम के द्वारा। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर द्वारा नापा जाता है। चाल मीटर प्रति सेकंड द्वारा नापी जाती है। और वायुमंडल दाब नापा जाता है बार के द्वारा। आगे कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड द्वारा मापा जाता है। और बात करते हैं यदि खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ग और इसकी सबसे बड़ी कौन सी होती है? पार्सेक। आपको पहले क्वेश्चन हम लोग बता के रखे हैं। बात करते हैं ज्योति तीव्रता कैंडेला के द्वारा नापी जाती है। और विभवांतर नापा जाता है वोल्ट के द्वारा। चलिए अब भारतीय संविधान के संबंधित कुछ क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब।
भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान में जो संविधान सभा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिखे गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिए गए हैं। भारत सरकार की संविधान सभा में किसके कहने पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारत सरकार जो भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सबसे पहला अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार से राज्य न्याय की बात कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बना 26 नवंबर 1949 को पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य बना। आगे क्वेश्चन देखें, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार किया गया है संविधान उद्देशिका जो प्रस्तावना है उसका संशोधन। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो कहीं भी नहीं किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में जो है संघीय शब्द का जो है प्रयोग कहीं नहीं किया गया। इसके अलावा एक शब्द और है जुडिशियल रिव्यू, इसका भी प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 911 क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के संघवाद को देखा गया है? तो ये देखा गया है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना है। भारत संविधान का लागू कब हुआ था? भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में कि ये कब बन गया था और इसमें समय कितना लगा था भारतीय संविधान को बनने में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव थे। आगे बात करते हैं, सरकार की किस प्रणाली में द्विशासन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली में। भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता वाला कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। आगे यदि हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन कौन सा है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ योजना के किसके द्वारा संविधान से ली गई है? कनाडा के द्वारा। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर जी को माना जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। चलिए आगे देखें क्वेश्चन कौन सा हमारा कह रहा है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, स्टार लगा लीजिए इस पर, ठीक है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी फारसी थी। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में किया गया था? ये हुआ था हरिपुरा में हुआ था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है दूसरा संस्थापक मराठा साम्राज्य का। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी SN बनर्जी ने की थी, ठीक है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो CF एंड्रूज विख्यात थे। चलिए यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा अगला कौन सा है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई थी। आगे देखें क्वेश्चन, शांति काल का सर्वोच्च
सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? करनाल में स्थित है। करनाल जो हरियाणा में है, यहाँ पे स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। आगे बात करते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। वायुसेना जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले मनाया गया है आपका वायुसेना दिवस। आगे बात करते हैं, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत जो हरियाणा में स्थित है ये लड़े गए थे। तो पानीपत के प्रथम और द्वितीय और तृतीय युद्ध कब कब लड़े गए? 1526 में प्रथम, 1556 में द्वितीय और 1561 में तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन अगला हमारा कौन सा है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य जो है बनाया गया? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, ये आप सभी को पता है। आगे बात करते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय जो यूनेस्को का स्थित है पेरिस में, जो फ्रांस, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। पेनाल्टी कॉर्नर ये कहाँ किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी से संबंधित है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। आगे देखें क्वेश्चन, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। देखिए अभी जो बारिश हो रही है हाल फिलहाल जो अक्टूबर में बारिश हो रही है, इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है, पश्चिमी विक्षोभ का कारण है जो सर्दियों में बारिश हो रही है। देखिए अभी हम लोग सर्दियाँ तो कह नहीं सकते कि सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन हाँ ये समय है सर्दियों का। मतलब इस समय अगर पुराने ज़माने होते तो इस टाइम सर्दियाँ चालू हो जाती थी, लेकिन अभी जो है तापमान बढ़ रहा है, तो इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखते हैं, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। रूबल है, ये देश की मुद्रा, रूस की मुद्रा है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल था प्रसिद्ध बंदरगाह। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो नेपाल में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा पीक पे जैन धर्म को पहुँचाया था। आगे बात करते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल जी थी। और आगे बात करते हैं, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये महानदी किनारे बसा हुआ है कटक। दास प्रथा का उन्मूलन किया था अब्राहम लिंकन ने किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसकी शुरुआत की थी, चिपको आंदोलन की। आगे क्वेश्चन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये किसने किया था? ये किया था इंदिरा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? श्रीमती कमला देवी जी ने की थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने की थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी शेख अब्दुल्ला ने की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है पाणिनि को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क लगाइए। संस्कृत व्याकरण है, इसके जनक माना जाता है पाणिनि को माना जाता है। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कौन सी पुस्तक थी जो संस्कृत व्याकरण पे बनाई गई थी, यही की जो संस्कृत व्याकरण मानी जाती है। आगे देखते हैं, हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आगे, भूदान आंदोलन है आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस ये किससे संबंधित है? हेनरी ड्यूटेंट से। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना ये किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाइए। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। स्वर्ण मंदिर, ठीक है, ये स्वर्ण गलत लिखा है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? तो की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आगे देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। विश्व भारती की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी सिख राज्य की स्थापना। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, ओरुविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी।
रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन थे। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। तो चलिए अब देखते हैं बाद में जो प्रमुख चित्रकला और उनसे संबंधित राज्य। ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चलिए एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं हम लोग। पटचित्र ये किससे संबंधित है? उड़ीसा से। कालीघाट पश्चिम बंगाल। वारली महाराष्ट्र से संबंधित है। रंगवाली कर्नाटक से। पिथौरा जो पेंटिंग है गुजरात में की जाती है। थाका हिंदू धर्म। और बात करते हैं चिनकारी लखनऊ से। कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मुगलू आंध्र प्रदेश से। और आदीपन ये बिहार से संबंधित है। चलिए आगे देखें। मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मधुबनी ये किससे संबंधित है? बिहार से। आगे देखें अल्पना, अल्पना किससे संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अथिया ये गुजरात से संबंधित है। और बात करते हैं यदि हम लोग रंगोली ये किससे संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से। अगर बात करते हैं अरूफ हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कलमाजट्टू केरल से। एपन उत्तराखंड से। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश से। और मांड्राना राजस्थान से। फण राजस्थान से। लघु राजस्थान से। और गोंड मध्य प्रदेश से। इसके अलावा बात करते हैं कौन सी है? बाघ मध्य प्रदेश। कोल्लम तमिलनाडु। तंजौर तमिलनाडु ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और चेरियल तेलंगाना। और पुलकारी पंजाब। तो यहाँ से आपके कुल 500 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और आज वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। 500 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद आपको अगली वीडियो कल मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपके 2 और आएंगे, ऐसे आप लोग को 2000 जो है हम लोग क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको क्या है पेट आपका क्लियर हो जाए, आसानी से क्लियर हो। अब बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो से आपको पढ़ना है, याद रखना है, रिवीजन बार बार करना है, एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार आप वीडियो देखें जिससे आपका रिवीजन होता रहे। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।